हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो आप सबको पता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। सिंपली प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम कब करते हैं? जब हम ये देखते हैं या क्यों करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हम ये देख सकें अभी हमारा बिजनेस कहाँ है और हम अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और जहाँ ले जाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग आती है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, एडवांटेजेस वही हैं जो हम पहले देख चुके हैं। कम्युनिकेटिंग योर स्ट्रेटेजिक प्लान, आप अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, या अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, आपका जो भी प्लान है उसको सक्सेस करने के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और उनको भी एक मकसद मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका पहला फ़ायदा है, कम्युनिकेटिंग योर स्ट्रेटेजिक प्लान। दूसरा है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एक प्लान से आप काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका दूसरा फ़ायदा है। तीसरा है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी क्या कमजोरी है या क्या ताकत है, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप प्लान करोगे तो अपने सारे बिजनेस को आप अच्छे से एग्जामिन और एनालाइज करोगे। ठीक, आप अच्छे से ये देखोगे कि कहाँ पे बिजनेस अच्छा काम कर रहा है और कहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चलेगा। उसके बाद है सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड फॉस्टरिंग अ प्रोएक्टिव बिजनेस। ठीक है, तो एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहते हो। ठीक है, एक आपके पास एक फ्यूचर प्लान होगा, अपना फ्यूचर होगा दिमाग में बिजनेस को लेकर के। तो वही एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि आपका बिजनेस अभी यहाँ है, आगे आप यहाँ देखना चाहते हो, तो उस डायरेक्शन या उस एम को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो ये इसका तीसरा फ़ायदा है प्लानिंग का। अब है व्हाट मेक्स अ स्ट्रेटेजिक प्लान सक्सेसफुल। स्ट्रेटेजिक प्लान सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो टीम एफर्ट, आप अकेले किसी भी प्लान को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, टीम का एफर्ट लगना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, टीम में आपके जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको साथ में लेकर के चलना है, सबको अलग अलग आपको काम अलॉट करना है, तभी आपका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए मतलब हालात के हिसाब से आप चेंज कर सको। कभी हो सकता है आप कुछ प्लान लेकर के चले, लेकिन फिर बीच में आपको लग रहा है कि नहीं ये प्लान सक्सेस नहीं हो रहा, या जितना टाइम हम सोचे थे उतना टाइम ही थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है। तो आपको बीच बीच में देखते रहना पड़ेगा कि प्लान्स में क्या नेसेसरी बदलाव करना है। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लान सक्सेसफुल भी होना चाहिए, सॉरी फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अब आपको स्ट्रेटेजिक प्लान्स करना कब है? व्हेन शुड स्ट्रेटेजिक प्लान बी डन? अब देखो, जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हफ्ते से ही चालू कर दो। 1 महीना 2 महीना बिजनेस करके देख लो तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी किस तरह से बिजनेस हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, या कहाँ आप सक्सेसफुल हो रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे अप्रोच करना है। सारे आइडियाज़ आपको पहले 2 वीक्स या 1 मंथ 2 मंथ में हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी प्लानिंग्स चालू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप बहुत दिन से बिज़नेस चला रहे हैं लेकिन आज तक इस तरह का कुछ सोचे नहीं है कि हमको कुछ प्लानिंग करना चाहिए या कुछ अप्रोच फॉलो करना चाहिए, तो इट्स नेवर टू लेट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन से कर रहे हैं बिना प्लानिंग के चल रहा है तो आगे भी चलने दिया जाए। आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स गलत कहाँ हो जाता है? वेयर डू स्ट्रेटेजिक प्लान्स गो रॉन्ग? मतलब सक्सेसफुल कब नहीं हो सकता स्ट्रेटेजिक प्लान? तो 3 रीज़न से अनसक्सेसफुल हो सकता है वो।
पहला है पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ लीडरशिप और यूजिंग रॉन्ग मेथड्स। अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, आप अपने प्लान्स को ठीक तरह से सब तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो ये लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप सब समझते ही हैं, एक लीडर जो है वो अपने काम को अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है, ठीक तरह से अपना लीडरशिप नहीं निभा पा रहा है, तो फेल हो सकता है। और रॉन्ग मेजर्स मतलब आपने गलत तरीके अपनाए तो फेल हो सकता है। उसके बाद आते हैं रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग योर स्ट्रेटेजिक प्लान। तो जैसा हम डिस्कस कर चुके थे, बीच बीच में आपको अपने प्लान्स को रिव्यू और अपडेट करते रहना है। बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा प्लान्स जो आपने बनाए थे वो सही चल रहे हैं कि नहीं, गलत चल रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपडेट करिए, कुछ चेंजेस लाइए प्लान में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रिव्यू एंड अपडेटिंग ऑफ योर स्ट्रेटेजिक प्लान। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम प्लानिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डिस्कशन फेज। ठीक है, मतलब पहले तो आपको सबसे बैठ करके डिस्कस करना है कि हम इस तरह से प्लानिंग करने जा रहे हैं। इसमें आप सबका राय लीजिए कि कौन सी प्लानिंग लगेगी, सबके एडवाइसेस लीजिए, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कशन फेज़ में आती है। नेक्स्ट जब डिस्कशन फेज़ ओवर हो जाता है तो हम आते हैं डेवलपमेंट फेज़ में। एक बार डिस्कस हो गया सब चीज़ें, आपके दिमाग में आ गई सब चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं हो सकती, सबकी बातों को अपने ध्यान में रख लिया, उसके बाद आपको प्लान डेवलप करना है, वो डेवलपमेंट फेज़ हो जाता है। ठीक है, आपने प्लान डेवलप कर लिया सबकी बातों को सुन करके। उसके बाद रिव्यू एंड अपडेटिंग फेज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने प्लान बना लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद बीच बीच में आपको रिव्यू करते रहना, प्लान सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो आपको उसको प्रॉपर मेजर से अपडेट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अगर आपको एक टेम्पलेट बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो देख लीजिए। टेम्पलेट एक इस तरह का टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट में क्या क्या, सबसे पहले आपका एग्जीक्यूटिव समरी इन्वॉल्व होता है जो आपके बिज़नेस के बारे में एक ओवरव्यू देता है छोटा सा। ठीक है, कि आपका बिज़नेस क्या है, किस तरह के काम करता है, और एक टाइम पीरियड भी आपको इसमें बताना है कि कितने टाइम तक आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक, उसके बाद आपको कंपनी के बारे में बताना है। हमने मिशन स्टेटमेंट, विज़न स्टेटमेंट, वैल्यूज़, मैनेजमेंट, लीडरशिप सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कंपनी के बारे में। ये कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या है, विज़न स्टेटमेंट क्या है, इसकी क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब कॉलम में भी आपको लिखना है। कमेंट्स लिखने हैं कि किस तरह से मैनेज होगा, किस तरफ से इसमें लीडरशिप की जाएगी। ठीक है, तो फिर अगला कॉलम है आपका रिसर्च का। तो रिसर्च आपको 3 जगह पे करना है। एक तो क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ, मतलब जिसको आप वो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उनके बीच में, कि उनको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं, या उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, आगे फ्यूचर में उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए हो सकता है। ये सब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको फिर कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिसर्च करना है जो आपके साथ आपकी तरह का ही काम कर रहा है, कि वो कहाँ पे हैं, उनमें कुछ कमी रह गई या कुछ आपसे बेहतर हैं। तो आपको वो सब भी रिसर्च करके अपने अंदर जो कमी है उसको पूरी करनी है। अगर उनके अंदर कोई कमी है तो आपको उसमें और इम्प्रूव करना है ताकि आप उनसे अहेड रह सकें हमेशा। फिर इंडस्ट्री रिसर्च जो आपका इंटरनल रिसर्च है, जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इनोवेट हो सकता है, थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का हो सकता है। ये कॉन्स्टेंट रिसर्च प्रोग्रेस होते रहना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस का सर्विसेज का कॉलम। फिर प्रोडक्ट्स में आप क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो लिखेंगे, सर्विसेज में जो सर्विसेज दे रहे हैं आप वो लिखेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो हैं अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर बिजनेस, कोई बिजनेस आपका एंटरप्राइज है तो उसका स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। नॉन प्रॉफिट
अगर आप जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से उतना प्रॉफिट बनाया जा सकता है, कहाँ कमी रह जा रही है जिनको दूर करके हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके बाद आईटी स्ट्रेटेजिक प्लान, सेम चीज़ है कि आपके आईटी में कहाँ कमी रह जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहाँ कमी रह जा रही है। अब आईटी जो है आपका दिन पर दिन हर दिन चेंज होता जा रहा है। जो भी आप इंटरनेट या इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हम इंफॉर्मेशन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत दुगनी तेज़ी से या तिगुनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो आपको उसके साथ अपडेट रहना पड़ेगा। ये भी देख के चलना पड़ेगा कि फ्यूचर में कहाँ पहुँच सकता है, उस हिसाब से आपको सारे प्लान्स बनाने होंगे। ठीक है, तो आपका आईटी भी अपडेट होना चाहिए। तो आ जाता है आपका आईटी स्ट्रेटेजिक प्लान। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान, किस तरह से आप इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सबको पहुंचाएंगे, कि सारे आपके कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या बेच रहे हैं और वो कितना अच्छा है, कितना प्रॉफिटेबल है। तो ये आप मार्केटिंग का स्ट्रेटेजिक प्लान हो जाएगा। सब कुछ एकदम से रटना ज़रूरी नहीं है, एक बार पढ़ के एग्ज़ाम में अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, एक बार पढ़ के समझ के एग्ज़ाम में आपको अपने वर्ड्स में लिखना है हर चीज़। तो अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तीन तरह की होती है, जैसा हम बता चुके हैं आपको। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम बेसिकली प्रेजेंट की चीज़ें देखते हैं कि प्रेजेंट में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स अभी आपके पास इतने स्किलफुल एम्प्लॉयज़ नहीं हैं जितना आपको ज़रूरत है या जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो हम प्रेजेंट में ये कर सकते हैं कि उनको अभी हम सिखा दें। ठीक है, किसी को बुला के सिखा दें या जो भी है उनके सीनियर जिनको आता है उनसे इनको सिखवा दें। ठीक है, और हो सकता है ऐसे क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी के नहीं प्रोडक्ट हो रहे हैं, कि मशीन में फॉल्ट है या रॉ मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, तो टेम्प्रोरीली हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि कहाँ से डिफरेंट रॉ मटेरियल ले आए या कितने कैसे इक्विपमेंट जल्दी से ठीक कर पाएँ। तो मतलब जो आपके प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मीडियम टर्म प्लानिंग। अब मीडियम टर्म प्लानिंग क्या होता है, मीडियम टर्म प्लानिंग वो होता है कि जो आपके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स थे, जो आपके प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स थे, उसके लिए थोड़ा परमानेंट सोल्यूशन। अब जैसे मैंने बताया स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो स्किल्स अगर किसी के पास नहीं है तो मीडियम टर्म प्लानिंग में क्या कर सकते हैं, टाइम टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग कोर्सेस अगर हम टाइम टाइम पे अगर करते रहे तो लोगों का स्किल डेवलप होता रहेगा उसी हिसाब से। दूसरा, अगर क्वालिटी इशूज़ है तो क्या कर सकते हैं हम, जो कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, मीन्स जो क्वालिटी चेक करता है या जो भी अच्छी क्वालिटी मैनेज करते हैं, हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आगे कभी ये प्रॉब्लम आ ही ना कि ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मतलब टाइम टाइम पे देखा जाता रहे कि क्वालिटी कैसी है और कहाँ ख़राब हो रही है, तो एक अलग से हम उसका डिपार्टमेंट बना दें जो ये चीज़ें चेक करता रहे। तो ये आपका मीडियम टर्म प्लानिंग होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है, जो कंपनी के गोल्स हैं अगले 4-5 साल में। जैसा मैंने बताया था, आप अभी एडमिशन लेते हो तो अगले 4 साल बाद आप कहाँ रहोगे। ठीक है, अगले 4 साल बाद हम आपको किस जगह देखना चाहते हैं, सारे के सारे प्लेस हो जाएं या सबके पास जॉब हो या सब टेक्निकली बहुत वेल एडवांस हो। तो ये सब हमारे गोल्स हैं 4-5 साल बाद के, जिसके लिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन द इंटरप्राइज एंड मॉडर्न चैलेंजेस। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस तो हैं, लेकिन कुछ आपके पास ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होते हैं जो आप नहीं चाहते कि दूसरा किसी और को पता चले। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत लोगों के पास होता जा रहा है, तो ये एक रिस्क भी हो जाता है कि आपके जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपके बिज़नेस की, जो किसी और को नहीं पता होना चाहिए, वो भी लोगों को पता चल रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब आपका आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। इसके क्या कारण है? चेंज इन मोटिव्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस। पहले लोग हैक करते थे या इन्फॉर्मेशन गेन करते थे सिर्फ नॉलेज के लिए या फ़न के लिए कि हम चीज़ें सीखें। आजकल लोग उसको गलत वे में यूज़ कर रहे हैं, मतलब डाटा चुराना, इन्फॉर्मेशन चुराना या मनी चुराना। आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो हैक करके पैसे भी चुराए जा सकते हैं। तो अब क्या है, लोगों का मोटिव बदल गया। पहले लोग करते थे कि कुछ सीख सकें, कि कैसे किसी और सिस्टम में एंटर करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, एथिकल हैकिंग जिसको हम बोलते हैं। आजकल लोग उसलिए नहीं कर रहे हैं, आजकल लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करने लग रहे हैं। तो ये एक कारण है, ठीक है। दूसरा कारण है आपका इंक्रीज इन इंटरनेट यूसेज एंड थ्रेट्स टू फेसलेस कम्युनिकेशन ऑन द वेब। इंटरनेट यूसेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है, प्लस अगर आप जैसे कोई आईडी बनाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें हो, कोई ऑथेंटिकेट तो करता नहीं, तो आप किसी भी नाम से कुछ भी बना के कहीं भी घुस सकते हो और आप कभी पकड़े नहीं जाओगे इस तरह से। फेसलेस का वही मतलब होता है कि आपकी पहचान नहीं है, लेकिन आप सिस्टम्स में एंटर कर रहे हो, वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीच होती जा रही है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए कदम उठाना पड़ता है। ग्रोथ ऑफ आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? आप अपना काम किसी और कंपनी से करवा रहे हो। कुछ काम ऐसे हैं जो आप अपनी कंपनी में नहीं करवा करके दूसरी कंपनी से हेल्प ले करके करवा रहे हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे यहाँ ही जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, MIT में कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है या कुछ डाटा क्रिएट करना है, तो हम अपने यहाँ के एम्प्लॉय से ना करवा के कुछ ऐसी कंपनी को दे दें जो इस चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, तो वो होता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। या जैसे अभी TCube चल रहा है आपके कॉलेज में, और है ये स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, तो ये भी आउटसोर्सिंग है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प ली और उनसे टीचर्स मंगाए। तो जैसे जैसे आउटसोर्सिंग बढ़ रहा है, वो भी आपका इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रहा है, क्योंकि अब बाहर के लोगों को आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सारी चीज़ें उनको पता है। अब कल की डेट में यही कंपनी कहीं और किसी और आपके कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो उनके पास आपके सारे डाटा हैं कि आप किस तरह से काम करते हो, और वो उस कंपनी को भी वो चीज़ें बता सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ लॉज और रूल्स बनाए हुए हैं इनको रोकने के लिए। ये अलग अलग एक्ट हैं, देखिए इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एक्ट, और भी हैं। चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, ठीक है, जिसके तहत ये सारी चीज़ें इलीगल होती हैं अगर आप एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुरा कर कहीं और दे रहे हैं या उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो सारे एक्ट्स के कुछ एक्ट्स के नाम याद रखिएगा। अटैक्स ऑन एंटरप्राइज ऑन द वेब, वही चीज़ है जो अटैक्स होते हैं। किस तरह के अटैक्स होते हैं? आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है, ठीक है, उसको किसी और को बेचा जाता है, आपकी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आपके फ़ोन नंबर, आपके पर्सनल डिटेल्स, और भी चीज़ें हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन हैक भी हो सकते हैं, मनी का स्टीलिंग भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इससे दिक्कतें ये आती है कि हाई कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग आउट आफ्टर अटैक। अब कोई अटैक आपके पास हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत पैसा लगता है। टाइम के साथ साथ जो पैसा लगता है कि अब फिर आपको अपने सिस्टम को नए तरीके से बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रोटेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से उन सब चीज़ों में खर्चा बहुत आ जाता है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 3 चीज़ों पे चलती है। 3 चीज़ें होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। एक तो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है
तीन चीज़ें, तीनों का बता देता हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीन चीज़ें हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स हैं। ये तीन चीज़ें होनी ही चाहिए किसी भी MIS सिस्टम में या इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम में। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जिन लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए सिर्फ उन्हीं लोगों को हो, ये जानकारी लीक ना हो, कहीं और न जाए। वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कम्प्लीटली। आपके लिए कुछ बताया गया है, आपको कुछ समझाया गया है तो किसी और बाहर वाले को ना पता चले, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। इंटीग्रिटी ये होता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन कोई और ना कर सके। कुछ इन्फॉर्मेशन है तो जो ऑथराइज पर्सन है वही टाइम पे उसको मॉडिफाई कर सकें, जो भी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आया सिस्टम में और उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, किसी और पॉइंट में कुछ और पॉइंट लिख दिया, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो इंटीग्रिटी होता है। और तीसरा है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में आ जाती है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक आराम से पहुंचे, जिनके लिए बनाई गई हैं उन तक ये पहुंच सके। तो ये तीन चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। अब इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग पे हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा MIS जो है बेस्ड है डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट पे। हम MIS का यूज़ ही इसलिए करते हैं कि प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस हम कर चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो फिर से बता दिया जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू है। फ्लो चार्ट से आप समझाइए, ज़्यादा अच्छा है। पहले तो आपको डिसीजन का पर्पस पता करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा, ठीक है। फिर आपको एक क्राइटेरिया तय करना होगा या कुछ प्रिंसिपल्स तय करने होंगे कि आप उन इन्फॉर्मेशन में से कौन सा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपके क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, उन डिसीजंस में कौन सा डिसीजन चूज़ करना है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ कि किसी स्टूडेंट को पास करना है, ठीक है, पास करने के n नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं। पहले तो मिनिमम मार्क्स दे दिए कि 100 में 40 आया तो पास होगा, या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस थ्रू आउट ईयर देख लिया जाए, या अटेंडेंस कैसा था, कैसा परफॉर्मिंग है, ठीक है, या वाइवा ले लिया जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनमें से आपको एक क्राइटेरिया चूज़ करना पड़ेगा कि ये सही है, पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने इन्फॉर्मेशन देख करके, और उसके आधार पे चीज़ें करनी होंगी। तो वही है प्रिंसिपल फॉर जजिंग द ऑल्टरनेटिव। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एनालाइज द डिफरेंट चॉइसेस। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि बहुत लोगों से डिस्कस करना इन चीज़ों को कि ये चीज़ें हैं, इसमें से क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो अलग अलग चॉइस को हम आपस में बैठ के डिस्कस करें, ठीक है। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करें, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, मतलब जो बेस्ट चॉइस है आपका, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उसके बारे में आपने डिस्कस किया, सब कुछ किया, उसमें से जो सबसे सही है उसको आपने चूज़ किया, ठीक है, सेलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और फिर जो आपने चूज़ किया उसको एग्जीक्यूट करना, और उसके आधार पे जो आपने डिसीजन लिया उससे क्या रिजल्ट आया था उसको इवेलुएट करना, जो आपने डिसीजन लिया था सही था या नहीं था। तो ये तरीके होते हैं, ठीक है, डिसीजन लेने के। मतलब ये सारे स्टेप्स के थ्रू आपको होके जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। प्रोसेस एंड मॉडलिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो दो तरह के मॉडल होते हैं डिसीजन मेकिंग में। पहला है रेशनल मॉडल्स, और उसके बाद है नॉर्मेटिव मॉडल्स, ठीक है। रेशनल मॉडल्स क्या होता है, वो ये सारे स्टेप्स लेता है जो मैंने आपको अभी बताया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। वही क्राइटेरिया मतलब आपको प्रिंसिपल चूज़ करना पड़ेगा, कौन से प्रिंसिपल्स पे आपको ये चूज़ करना है डिसीजंस को, ठीक है। फिर सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको देखने पड़ेंगे, क्या क्या हो सकता है। सारे सॉल्यूशंस के कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढने, मतलब देखने पड़ेंगे कि किस सॉल्यूशन से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सारे चीज़ों को कंपेयर करके
आपको किसी एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है रेशनल अप्रोच। अब नॉर्मेटिव मॉडल क्या होता है? नॉर्मेटिव मॉडल जो होता है थोड़ा सा आपका लिमिटेड होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब आपको एक तरह से बांध दिया जाता है कि नहीं आप ये नहीं, आपको यही करना है। तो किस तरह से लिमिट, जैसे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि नहीं सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, कुछ ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, आप उसी के आधार पर डिसीजन लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है जजमेंटल ह्यूरिस्टिक्स। जजमेंटल ह्यूरिस्टिक्स मतलब आप शॉर्टकट्स ले सकते हो अपने इंटेलिजेंस के आधार पे कि कुछ शॉर्टकट्स, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके हर चीज़ उतना प्रॉपर वे में ना करके कुछ शॉर्टकट्स भी लिए जा सकते हैं किसी चीज़ का। मतलब जो कन्वेंशनल तरीका जो हमेशा से चला आ रहा है उनको छोड़ के आपको लगता है कि नहीं इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, तो शॉर्टकट से भी हो सकता है। तो आपको ये छूट मिलती है कि आप शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि सही है तो। ठीक है, उसके बाद है सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग का मतलब है कि जस्ट गुड इनफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको बेस्ट सॉल्यूशन ही नहीं चाहिए, बस नॉर्मल आपका मतलब रिज़ल्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो जस्ट अ सेटिस्फाइड मॉडल आप ले सकते हो, मतलब गुड इनफ, मतलब बस ठीक है, कोई चीज़ है ठीक है, चल रहा है काम, चलने दो। क्योंकि अगर हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उतनी इम्पोर्टेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट की क्वालिटी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे आपका पेन है, अब पेन का ढक्कन हो गया, पेन का ढक्कन हो सकता है कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो। अब पेन का ढक्कन का उतना यूज़ नहीं होता है, आदमी पेन ढक्कन के लिए नहीं ख़रीदता है। ठीक है, वो लिखने के लिए ख़रीदता है। तो अब वो पेन के ढक्कन की क्वालिटी थोड़ी बहुत ख़राब भी हो रही है तो जस्ट इनफ सॉल्यूशन उसके लिए कर सकते हो कि हाँ इतना कर दो कि गिर के ना टूटे, बाकी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम नॉर्मेटिव अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक डिसीजन मेकिंग। अब डायनामिक डिसीजन मेकिंग क्या है? अब डायनामिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डायनामिक डिसीजन मेकिंग एक अप्रोच है डिसीजन मेकिंग का जो हम टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने कुछ डिसीजन ले लिया लेकिन कुछ टाइम बाद हमको पता चला कि नहीं इस डिसीजन से काम नहीं चलेगा, आ, कुछ इसमें बदलाव लाना है, कुछ एडवांसमेंट करने हैं या कुछ नई चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो वो होता है डायनामिक डिसीजन मेकिंग। मतलब हालात के हिसाब से हम डिसीजन बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपका डायनामिक डिसीजन मेकिंग आता होता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आते हैं नेक्स्ट। सेंसिटिविटी एनालिसिस है आपका कि हम इस चीज़ को लेके चलते हैं कि जो आपके इनपुट्स हैं डिसीजन में या जो आपका आउटपुट होगा उसमें कितना बदलाव आ सकता है, मतलब कितनी अनसर्टेनिटी है। सपोज़ करो आपने डिसाइड किया था कि आप किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं 5 लाख की जगह हो सकता है 3 लाख में ही काम हो जाए, या 5 की जगह 8 लाख लग जाए। तो ये वो अनसर्टेनिटी है जिसको हम मैनेज करके चलते हैं कि प्लस माइनस 2 लाख हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली हम आउटपुट में भी अनसर्टेनिटी लेके चलते हैं। जो भी आपने मॉडलिंग की है या डिसीजन लिया है उसके आउटपुट में क्या बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा तो 12 लाख का हो जाए या 8 लाख का ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हम अनसर्टेनिटी लेकर के चलते हैं यही होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको कहाँ का हेल्प करता है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में, फ्यूचर डाटा कलेक्शंस में, क्रिटिकल एजम्पशंस आइडेंटिफाई करने में। क्रिटिकल एजम्पशंस मतलब आप कुछ मान के चले थे, हो सकता है ये मानने पे आपका जो आपने सोच के चला था वो ना आए। ठीक है, कुछ और भी आ सकता है रिजल्ट। तो उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिसीजन का कौन सा पार्ट आपके आउटपुट में कितना बदलाव ला सकता है। ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस से। टॉलरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। टॉलरेंस आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, टॉलरेंस मतलब उसका डायमीटर प्लस माइनस 0.001 mm हो सकता है, बड़ा हो जाए 0.001 mm हो सकता है, छोटा हो जाए। तो इन चीज़ों में आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस काम आता है। सिमिलरली डायनेमिक स्टैटिक मॉडल्स क्या होते हैं? जो टाइम के हिसाब से आपका वेरिएट ना कर रहे हैं। आपने एक बार डिसीजन ले लिया
तो अंत तक आपको उसी डिसीजन को फॉलो करना है, कुछ भी हो आपको वो चीज़ें नहीं बदलनी। तो ये आपका होता है स्टैटिक मॉडल। तो आप अंतर समझ गए होंगे स्टैटिक और डायनामिक मॉडल में। उसके बाद है सिमुलेशन टेक्निक्स। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ऑपरेशनल रिसर्च में, ठीक है, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल, क्यूइंग प्रॉब्लम, प्रोडक्शन प्लानिंग, सारी चीज़ें आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स सेम चीज़ है, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है जिसमें आप कुछ प्रोग्राम करते हो और वो प्रोग्राम अपने हिसाब से ही डिसीजन ले लेता है, ठीक है। एक्सपीरियंस में जैसे आपने क्या डिसीजन लिया था वो इसको पता है और वो फेल हुआ था, तो कुछ और डिसीजन लेके देखेगा वो भी फेल होगा, तो कोई और डिसीजन लेकर के देखेगा। ये मतलब अपने आप ही एक्सपीरियंस के हिसाब से इस तरह का प्रोग्राम होता है कि आपको एक डिसीजन लेकर के बता देता है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो आपको बता दे कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। हो सकता है वो फेल हो जाए, तो वो उस हिसाब से वो अपने आप उसको मॉडिफाई करेगा उन डिसीजंस को। तो ये होता है आपका ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, डिसीजन लेने में। सबके साथ बैठ के सबके साथ डिस्कस करके हम डिसीजन लेते हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे डिसीजन नेटवर्क। डिसीजन नेटवर्क क्या होता है? एक नेटवर्क के थ्रू सारे जिनको भी डिसीजन लेना है, जो भी अथराइज पर्सन है उनके, वो सारे लोग एक नेटवर्क में एक ही नेटवर्क में रहते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या डिसीजन लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक नेटवर्क के थ्रू ये लोग जुड़े होते हैं और आपस में बातचीत करके फैसला लेते हैं, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर बेस्ड ग्रुप डिस्कशन मेथड्स हैं, ठीक? तो नेटवर्क डिसीजन रूम्स, जैसे आपके चैट रूम्स होते हैं या हम जैसे जूम मीटिंग करते हैं, ठीक है, तो एक रूम में ही हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें आपस में डिस्कस करके हम कुछ डिसीजन लेते हैं। तो सिमिलरली डिसीजन रूम्स होता है, जस्ट लाइक चैट रूम्स होते हैं। एक चैट रूम में बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही फील्ड से रिलेटेड या एक ही टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बारे में डिस्कशन होता है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया जैसे, ठीक है। तो सेम चीज़ होता है डिसीजन रूम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी आप जानते हैं, मतलब एक डिसीजन रूम दूसरे डिसीजन रूम से भी कांटेक्ट कर सकता है और आपस में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्कस कर सकते हैं कि क्या डिसीजन लेना है। मतलब जैसे आपका मैकेनिकल 2018 बैच है और एक ग्रुप है मैकेनिकल 2016 बैच का, तो 18 बैच और 16 बैच भी आपस में कम्युनिकेट करके कोई कॉमन चीज़ पर अगर डिसीजन लेना है, जैसा टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करना है या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ये दो अलग अलग रूम्स आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बहुत डिस्कस कर लिया है, तो अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लिख सकते हो इनके बारे में। इंफॉर्मेशन किस किस तरह की होती हैं? कॉन्फिडेंशियल, मतलब सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट को ही इसका एक्सेस होगा और किसी को इन इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं होगी। रेस्ट्रिक्टेड, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल में क्या था? सिर्फ आपके टॉप मैनेजमेंट को पता है। रेस्ट्रिक्टेड में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा। इंटरनल, इंटरनल मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। एक कंपनी के बाहर नहीं। एमआईटी है तो एमआईटी के सारे मेंबर्स को ये चीज़ों के बारे में पता होगा, ये आता है आपका इंटरनल। रेस्ट्रिक्टेड में हो सकता है सिर्फ प्रोफेसर्स को पता है, बाकी स्टाफ को नहीं पता है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड में आ जाता है। कॉन्फिडेंशियल में सिर्फ प्रिंसिपल्स को पता है, तो कॉन्फिडेंशियल आ गया। पब्लिक में सबको पता है क्या है क्या नहीं, जैसे आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर का वेबसाइट हो गया, ये जो चाहे वो एक्सेस कर सकता है, तो ये पब्लिक हो गया, ये कोई भी इसको एक्सेस करके जानकारी ले सकता है। तो अभी कुछ मेथड्स हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, ठीक है, जो आप करते रहते हैं, क्वेश्चनियर, सर्विस, चेकलिस्ट्स। इसके बाद इंटरव्यूज़, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप्स, केस स्टडीज़, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसीजन मेकिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या ज़रूरत है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको।
एक बार रीडिंग ले मार लीजिएगा, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो व्हेन फैक्ट्स ऑब्टेन्ड आर सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड, मतलब जो भी डाटा आपको हुआ है उसको हम सिस्टमेटिक अगर एक ढंग से रख देते हैं तो वो जो आपको मिलता है वो होता है इंफॉर्मेशन। ठीक, अब नॉलेज क्या होता है? नॉलेज होता है कि रिलेवेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है दुनिया भर का, लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है, उन इन्फॉर्मेशन को अगर आप फ़िल्टर करके अलग रख लेते हैं जो कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू जाने हैं। मतलब काफ़ी टाइम अगर आप किसी चीज़ में बिता चुके हो और आपके पास उन इन्फॉर्मेशंस को आप हमेशा से कलेक्ट करते जा रहे हो, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, नहीं है। तो नॉलेज आपका बेसिकली एक्सपीरियंस से ही आता है। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है। ठीक, लेकिन एक नॉलेजेबल पर्सन और एक जिनके पास नॉलेज नहीं है, उसमें क्या अंतर होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना, और ये आता है एक्सपीरियंस। इन्फॉर्मेशन क्या है? एक रिफाइंड डाटा है। ठीक है, रिफाइंड डाटा है मतलब बहुत सारे डाटा में हमने प्रॉपर वे में इसको रख लिया है, तो आपको पता चल गया कि ये इन्फॉर्मेशन है। और उसमें से जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो होता है आपका नॉलेज। इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट है, नॉलेज है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। इंफॉर्मेशन के साथ अगर आपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन को इंक्लूड कर दिया तो वो हो जाता है नॉलेज। इंफॉर्मेशन आपका रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव करता है और नॉलेज आपका कॉन्शियसनेस इंक्रीज करता है। ठीक है, आउटकम एक कंप्रहेंसन है। कंप्रहेंसन का मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ से फैमिलियराइज हो जाए। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो अब आपको पता है। और नॉलेज क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब आप उस चीज़ को समझ गए हो अच्छे से। कुछ चीज़ का पता होना और कुछ चीज़ों को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं एकदम सिंपल शब्द में बताऊं, जैसे कार धोना है, तो कार धोना सबको आता है। ठीक है, कैसे धोना सबको पता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में उसको धोने लग गए हो तो वो आपका नॉलेज है, क्योंकि ये आपको अब पता है कि किस तरह से धोना है, कैसे धोना है, कैसे धोने से साफ़ होता है, नहीं होता। बेसिक तो सबको पता है क्या करना है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप एक्सपीरियंस से उसको बार बार धो रहे हो तो आपको नॉलेज हो जाता है कि कार कैसे धोनी। सिर्फ पता होना मतलब जानने और करने में अंतर होता है, सेम वही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर। नॉलेज का इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है, नॉलेज का ट्रांसफ़र आसानी से नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर लर्निंग की ज़रूरत होगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, नॉलेज आसानी, इंफॉर्मेशन आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉलेज को आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए एक नॉलेजेबल पर्सन की भी ज़रूरत होती है, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, एक्सपीरियंस लेना होगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नॉलेज से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है। सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज इंफॉर्मेशन है। हर तरह का इंफॉर्मेशन नॉलेज में नहीं काउंट होता, लेकिन नॉलेज भी एक तरह का इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं कंट्रोल इशूज इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या क्या कंट्रोल इशूज फेस करना पड़ता है? तो एनहेंस कम्युनिकेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल कैसे करना है कि सारे लोगों को चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, सबसे आप कम्युनिकेट कर सक रहे हैं आसानी से, तो एनहेंस कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, मतलब सबसे आप डिस्कस करके चल रहे हो, सबको पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में।
डिलीवर कॉम्प्लेक्स मटेरियल थ्रू आउट द इंस्टीट्यूशंस। जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो, सब तक पहुंचना भी ज़रूरी है। सेम चीज़ है, कम्युनिकेशन जैसा ही है, ठीक है, बस वो आपको मटेरियल हर जगह सब तक पहुंचाना है। एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है और इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस रिड्यूस करना मतलब कॉस्ट भी ऐसा नहीं है कि इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा हो, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट में आपको ये मैनेज करके चलना है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स और डायरेक्शंस को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो MIS इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है, पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस में, ऑपरेशनल प्रोसेस में, स्टाफ मैनेजमेंट में, फीडबैक डिवाइसेस में, ठीक है। तो इन चीज़ों में इंफॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखते हैं। पहला आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं आपके इंस्टीट्यूट में या आपके इंडस्ट्री में, वो सारा का सारा इकट्ठा है। कहाँ कितना पैसा गया, कहाँ से कितना पैसा आया, किस चीज़ में इन्वेस्ट किए, कहाँ प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वो सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके डिसीजन लेने में सपोर्ट करते हैं, वो आता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। वो सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, वो होगा आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है आपके एग्जीक्यूटिव्स के लिए, टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए। सपोज़ हमारे MIT में देखा जाए तो प्रिंसिपल के पास जो प्रिंसिपल के काम के जो इन्फॉर्मेशन से वो आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। जैसे उनको एक ब्रीफ में चाहिए होता है कि क्या हुआ, सपोज़ इतने बच्चे प्लेस हुए, इतने लोग पास हुए, इतने लोग फेल हुए, इतना कोर्स ख़त्म हुआ, इस तरह से ख़त्म हो, एक चार्ट के रूप में या एक रिपोर्ट के रूप में उनके सामने आ जाना चाहिए, ताकि वो जान सकें कि उनके कॉलेज में क्या चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपका होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पूरा सब्जेक्ट ही यही है, अभी तक इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो ठीक है। इसके बारे में और क्या बताया जाए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन सिस्टम तो है। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पर्सनल और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन। सॉफ्टवेयर समझते हो आप, हार्डवेयर भी समझते हो, बेसिकली कंप्यूटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उसमें। पर्सनल मीन्स जो भी उसको मैनेज कर रहा है, जो भी एम्प्लॉई है, जो इस IT का कोई एम्प्लॉई होगा जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो पर्सनल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, तो चारों को कॉम्बिनेशन से हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। अब आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो जगह जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहे हैं और जहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MIT की वेबसाइट ले लो, वो एक तरह से DBMS है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और वहाँ से हम सारे इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। तो ये होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली फ़िल्टर करता है, जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाए, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। रिसर्च सिस्टम क्या करता है, रिसर्च सिस्टम कांस्टेंट रिसर्च करता रहता है, बाकी जगह से भी जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर साल दुगना या तिगुना हो जाता है या 4 गुना हो जाता है, हर साल आपके पास नए नए इन्फॉर्मेशन आते हैं। बेसिकली रिसर्च टीम क्या करती है कि सारे इन्फॉर्मेशन को टाइम टाइम पे देखती रहती है, क्या बदलाव आया मार्केट में, क्या चेंजेस आए, सारे इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से अपडेट होते रहते हैं।